ठीक है, चलिए चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड मेजरमेंट में तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, ये सारे के सारे अपने नोट्स निकाल लो, सारे के सारे बच्चे लोग अपने जो माइक है उसको म्यूट कर दो, क्योंकि बीच बीच में जो तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारे पापा पीछे से गाली दे रहे हो, वो मुझे भी सुनाई दे रहा है। ठीक है तो थोड़ा सा म्यूट कर देना है, जिससे आपके घरों की हलचल हमारे घरों तक ना पहुंचे। ठीक है, हेलो सर, चलिए, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी गुड बच्चा, थैंक यू फॉर आस्किंग। कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर। चलो तो चालू करते हैं। आज हम आपको वो बताएंगे, वो चैप्टर, वो क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, और जिनकी प्रोबेबिलिटी 3 क्वेश्चन और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये एक घंटे में की सेशन में हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको सारे के सारे लोगों को रिस्पॉन्स करते चलना है। ठीक है, तो जब मैं आपको बोलूंगा कि चलो बताओ सब, तो यू हैव टू आंसर एज पर योर थिंग, एंड देन उसके बाद हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। नेम सम फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन। चलिए, तो सारे के सारे बच्चा पार्टी मुझे बता सकता है क्या कौन से आंसर होगा? कौन सी ऐसी क्वांटिटीज होती, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, और कोई सा? देखो पहला वेलोसिटी की एक होता है स्पीड एंड वेलोसिटी, ये तो बिल्कुल सही समझ में आ गया। और किसका? एनर्जी सर, एनर्जी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी को भी आप बोल सकते हो कि सेम डायमेंशन होगी। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा होगा 9th क्लास में कि वर्क की यूनिट होती है जूल, और एनर्जी की भी यूनिट हम किस में लेते हैं? जूल्स में लेते हैं, राइट? सर प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर हो गया और स्ट्रेस हो गया, वेरी गुड। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर की यूनिट कौन बताएगा मुझे? प्रेशर की यूनिट क्या होती है जल्दी से? हाँ हाँ, पास्कल। वेरी गुड। लेकिन पास्कल को हम लिखते कैसे हैं? पास्कल को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, है ना? ओके सर। तो प्रेशर और यूनिट, प्रेशर आपने पढ़ा है, राइट? प्रेशर सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर आप फोर्स लगाइए, तो आपने पढ़ा होगा कि बेल्ट जो होती है, बेल्ट हमारे बैक की स्ट्रिप होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है? चौड़ी होती है, जिससे हमारे पास प्रेशर ना हो, है ना? ये प्रेशर होता है। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, किसी क्रॉस सेक्शन में लगाते हैं। और कोई आप बता सकते हो क्या? कोई और बताएगा मुझे? इम्पल्स और मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, आपने पढ़ लिया है क्या? सर बताया तो है सर ने। देखिए, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन वो इम्पल्स का मतलब होता है कि जब चेंज इन मोमेंटम बहुत क्विक टाइम में हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बॉल को लेते हो और बॉल को दीवार में मारते हो, तो दीवार में मारते ही क्या होती है? बॉल तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स में क्या होती है? रिबाउंड करती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ना, तो उन्हें कहते हैं इम्पल्स, है ना? कि जहां पे क्या हो, मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट बहुत कम टाइम में हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते टाइम हम बॉल को कैच करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हम बॉल अपने हाथ को वहीं पे रखते, तो होगा क्या कि हमारे हाथ में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जब बॉल गिर रही थी, उसके पास बहुत ज्यादा मोमेंटम था। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। और इमीडिएटली क्या हुआ कि आप मान लो 100 की स्पीड से चल रहा था, और इमीडिएटली आपके हाथ में रुक गया। तो हुआ क्या कि जो चेंज इन मोमेंटम है, ये बहुत जल्दी हो रहा है, और इस कारण से फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब बॉल आती है तो हम कैच करते हैं, तो थोड़ा सा अपने हाथ को नीचे कर लेते हैं। दैट इज वाई उस चीज को कहते हैं इम्पल्स। उस चीज को हम समझेंगे लेटर ऑन, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स कुछ नहीं बल्कि चेंज इन मोमेंटम होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आप कुछ भी आंसर लिख के आओ, और आप देख लो, डिस्टेंस हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, इनकी सेम यूनिट हो सकती है ना? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। लेकिन आपको आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो एटलीस्ट आप 2 यूनिट तो लिख के आना कम से कम, ठीक है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। दूसरा, गिव 2 एग्जांपल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी का नाम बताइए जो डायमेंशनलेस होती है, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती।
सर थीटा Strain. एंगल सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। वेरी गुड, एंगल वेरी गुड। तो आपने बोला कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड एंगल होता है। फंक्शंस Strain. कौन सा? Strain. सर जी आओ क्या आवाज नहीं आ रही? अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बहुत लोगों को आ रही है, तुमको क्यों नहीं आ रही यार? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं? और कौन से हो सकते सर हैं? कांस्टेंट्स आपने बोला स्ट्रेन्स, और कौन से? कांस्टेंट सॉलिड एंगल। नहीं, सॉलिड एंगल, वेरी गुड। और कौन से? सर कांस्टेंट नहीं नहीं, कांस्टेंट के नहीं, जरूरी नहीं है कांस्टेंट की यूनिट होती हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिया होगा सबने, राइट? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या? सर स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशन वाला, कि G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर, यही पढ़ा है आपने? यस पढ़ा सर होगा है ना, ग्रेविटेशन की जब दो मास ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उनके प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देखो G होता है, ठीक है, G एक क्या है, कांस्टेंट है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, बट इसकी यूनिट्स होती हैं भाई। इसकी यूनिट अब तुम निकाल लो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 M2। फोर्स का ले लो तुम, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, न्यूटन, और डिस्टेंस की हो गई मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो कहाँ इसकी यूनिट है? देखो इसकी यूनिट एग्जिस्ट करती है ना? तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट एग्जिस्ट करती है। ये और कोई सी क्वांटिटी जैसे सॉलिड एंगल हो गया। एक क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबने सुना है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? Yes sir, सुना है। यस सर 10th क्लास में आपने सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव Yes, इंडेक्स sir. अगर आपको याद हो तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सुना है ऐसा कुछ? स्पीड ऑफ लाइट Yes, इन यस सर वैक्यूम Yes, डिवाइड sir. बाय स्पीड ऑफ लाइट इन Yes. मीडियम। तो आप देखो स्पीड ऑफ, यस स्पीड ऑफ लाइट Vacuum. इन वैक्यूम यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, दोनों आपस में कट गए तो ऐसी यूनिट हो गई डायमेंशनलेस, है ना? Dimensionless. Yes sir. समझे? तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। जैसे स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन इज ऑल्सो, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ और लेंथ चेंज हो गई और कैंसिल आउट हो गई। इस तरह की क्वांटिटी क्या होंगी, डायमेंशन लेस होंगी। अब आगे चलते हैं, ये चीजें मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई, राइट? पीछे वाला सबको क्लियर है? सबको कोई डाउट? यू कैन आस्क मी जल्दी से। No sir. वेरी गुड, नो सर, बहुत अच्छा। नो सर। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का है। सुना है कभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? यस यस सर। Yes sir. सर हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं भाई? कोई बताएगा मुझे सिग्निफिकेंट जल्दी से? देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास जैसे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके साथ साथ मैं आपको रूल भी बताते चलता हूँ, उन रूल्स को ध्यान से सुन लेना। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, ये रिकॉर्डिंग अल्टीमेटली क्या होगी, आप जब सुनोगे बाद में तो आप ये कर लेना। बस मैं बताते चल रहा हूँ, लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला कोई मुझे बताएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? एक कितने हैं एक सर भाई? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक है। इसका रूल मैं बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से, बाद में आप रिवाइज लेना। इसका रूल ये होता है कि अगर डेसिमल के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल है और डेसिमल के बाद ऐसे से बहुत सारे जीरो चलते रहते हैं, और मान लो यहाँ पे ऐसे 6 लिखा रहता है, तो हमें डेसिमल के इस नंबर के पहले के सारे जीरो को काउंट नहीं करना है। क्लियर है? ये पहला रूल होता है ना? तो अगर मान लो तुम्हारा नंबर, लेकिन अगर ऐसा है, मान लो 000604, अब अगर ऐसा नंबर आ गया, इन दोनों के बीच में जीरो आ गया, तब हम बोलेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। 3 है, समझ रहे हो, है ना? Yes sir. लेकिन अगर इस नंबर के पहले बहुत सारे जीरो हैं, तब हम उसमें बोलेंगे कि ये फिगर, ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसके बोलेंगे कि इसका जो है सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 1। इसके लिए बताओ जल्दी से, दूसरे के लिए बताओ क्या होगा? 3 है इसमें। वेरी गुड, 3 वेरी गुड। सारे को सारे बताना है ना, सबको नहीं समझ में आएगा तो पूछते चलना। इसका रूल क्या होता है, मैं ये रूल नंबर बता देता हूँ। रूल ये होता है कि जैसे आपने एवोगैड्रो नंबर सुना होगा, है ना, कि एवोगैड्रो नंबर होता है जैसे 6.021 × 10⁻23। तो अगर कोई भी नंबर जैसे Yes, sir. तुम्हारा
अगर कोई भी नंबर तुम्हारा इसके इंटू 10⁴ में ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर वाली को हम कंसीडर नहीं करते, यस सर, है ना। हम सिर्फ कंसीडर करते हैं इन नंबर्स को, जितने नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 हो गया। तीसरा क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे, जल्दी से सारे बताओ, कितने सिग्निफिकेंट? फोर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो 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 देखो, फोर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 4। क्या मैंने आपको बताया कि अगर नंबर के पहले 0 लिखे हुए हैं और उसके बाद 6040 ऐसा कुछ लिखा हुआ नंबर, तो आपको याद रखना है कि ये नंबर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट इसके पीछे वाले 0 को कंसीडर किया जा रहा है, किया जाता है, समझ गए? यस यस सर। है ना, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अब आप पूछ सकते हो सर कितने करेंगे, तो अगर मैं मान लो 6040 और आगे 3 0 और लगा दूं ऐसे, तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गए, नहीं 7 हो गए, सॉरी। तो नहीं, आपको बोलना है नहीं होंगे उस केस में, है ना। अगर इस केस में अगर आपको ऐसे नंबर दे रहे हैं, आगे भी नंबर दे रखा है, पीछे भी नंबर दे रखा है, तो आपको फिर उस केस में क्या करना है, ये जो 3 नंबर हैं, ठीक है, ये 3 नंबर है, उसके नेक्स्ट वाले 0 को तो कंसीडर करना है, बट आगे वाले 0 को कंसीडर नहीं करना है। नहीं करना है, क्लियर है कि कहानी? ओके सर। ओके सर। है ना, कि जब जैसे बहुत सारे 0 पीछे लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ उन, जैसे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद वाले 1 डिजिट को ले लीजिए, बाकी डिजिट को आप कंसीडर नहीं करना, दैट इज रूल। तो इस केस में आपका सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गया, और इस केस में कितना हो जाएगा, जल्दी से कौन बताएगा मुझे? 3 देखो अभी अभी यस यस 1 नहीं, सुनो, अभी मैंने बोला कि जैसे नंबर है 0.0006040, ऐसा कुछ नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 थे, लेकिन अगर इसके आगे 0 लगने लगे तो फिर हम सिर्फ 4 को ही कंसीडर करेंगे, पीछे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 23 के बाद 2 zeros लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके सर, समझ गए? इस 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यही तो मैं चीज सिखा रहा था कि ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा वो आएगा 3। क्लियर है? ठीक है, यस सर। अब ये बताओ यहाँ पे कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी। 3 यहाँ पे 5। सुन लो भाई, सुन लो। देखो यहाँ पे इस नंबर पे और प्रीवियस नंबर पे डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आपने बोल दिया कि मेरे पास 86,400 रुपीज है, अब तुमने बोला कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 3 डिजिट ले लेता हूँ, जैसे 4 डिजिट ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे नहीं करना है भाई, रूल क्या बोलता है, जैसे मान लो अगर ये डेसिमल के बाद की कहानी चल रही होती, तब तो हम क्या करते हैं कि हम 3 के बाद नेक्स्ट 0 के बाद अपनी कहानी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा नंबर है, ओके, दिस इज अ होल नंबर एक्चुअली, तो आपको कंसीडर करना है। तो इसमें हो जाएंगे 5 आपके जो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर है? और इसमें भी कितने हो जाएंगे, ये तो सेम हो गया आई गेस, 5 सेम हो गया, ठीक है। तो ये नहीं यार, 3 2 5 ही है ना, 5 है, ठीक है। रूल क्या होता है? 5 सर। फिगर क्या होता है सर? देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि जब नंबर बहुत बड़ा लिखा हो, तो जैसे आपने सीखा होगा मैथ में एक अप्रोक्सीमेशन, है ना, कि किसी नंबर अप्रोक्सीमेट कर देना। तो सिग्निफिकेंट नंबर भी बताता है कि ये नंबर मान लो 50 0 लिखे हुए हो, ये लिखा हो, लेकिन उनमें से कौन सा नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताने के लिए कि हमारी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो, तो इसके रूल्स में आपको रिवाइज करता हूँ। पहला रूल होता है, अच्छी बोलो। हाँ देखो इस केस में 5 है। तो एंडिंग 0 कैसे गिनी जाएगी? देखो एंडिंग 0 अब गिनते हैं, एंडिंग 0 जैसे ये हो गया, मान लो 1200, ठीक है। अगर ये नंबर है तो आपको लेना है 4, लेकिन अगर नंबर ऐसा चालू हो जाए 0 0 0 0 समथिंग, तो हम फिर इन नंबर्स को नहीं लेते, ठीक है। ये थोड़े से रूल्स होते हैं।
और डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो डेसिमल के पहले अगर जितने भी जीरो हैं उन नंबर को काउंट नहीं करते। अगर कोई नंबर पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई नंबर पावर में लिखा हुआ है और तो हम उन नंबर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 24, 23, तो हम क्या करेंगे 10 टू पावर 23 कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 2-3 नंबर जो हैं उनको कंसीडर करते हैं। दैट इज द रूल, ठीक है। इसको आप बाद में रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए। सर और जिनकी मतलब जैसा पाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो सर इस केस में क्या होगा? आप पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 लेते हैं, राइट? यस सर। हाँ सर। तो 3.14 का ये देखो कि उसका रिवीजन कितना हो रहा है, ठीक है। 3.14 जो है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समझ गए? वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन जब आप उसको लिखोगे तो जितने भी नंबर बिफोर रिकरेंस चालू होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा नंबर आ रहा है 1424 समथिंग करके आ रहा है, तो रिकरिंग चालू होने से पहले कितने नंबर है दैट विल बी काउंटेड, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको बताइए जल्दी से। नेम द टेक्निक यूज फॉर लोकेटिंग अंडरग्राउंड अंडर वाटर ऑब्स्टिकल अ पोजीशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस। अंडर वाटर अगर हमें देखना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? कौन बताएगा जल्दी? सोनार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर है सोनार। आपने पढ़ा होगा सोनार क्या होती है, फिश वगैरह भी यूज करती हैं। वो क्या करती है, जैसे वेल्स होती हैं, वेल हो गई, तुम्हारा शिप हो गया। सोनार टेक्निक क्या होती है? देखो सोनार टेक्निक क्या कैसे काम करती है वो भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़ है, ये ऐसा सा पहाड़ है, ऐसा ऐसा करके, तो क्या हुआ यहाँ पे, मान लो तुम्हारी शिप जा रही है, ठीक है, शिप जा रही है, तो शिप ये देखती रहती क्या करती है, चारों डायरेक्शन में अपना सिग्नल भेजती रहती है। तो अगर मान लो उसने सिग्नल इस डायरेक्शन में भेजा और अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टिकल है इससे टकराया और वापस सिग्नल उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है, तो ये क्या करती है, ये रिकॉर्ड कर लेती है टाइम कि कितना टाइम लगा इस सिग्नल को यहां से यहां जाने में और वापस आने में, ठीक है। तो अगर उसके पास टाइम आ गया, स्पीड उसको ऑलरेडी पता है, तो बेस्ड ऑन दैट वो क्या करती है, एंगल निकाल, वो डिस्टेंस निकाल लेती है कि ये ऑब्स्टिकल कितना दूर है। सेम टू सेम जब वो इधर जा रही है तो ये देखती है कि यहाँ पे कितना हाइट है, तो यहाँ पे ऐसे सिग्नल भेजती है, इस डायरेक्शन में भेजती है। ये सिग्नल क्या होता है, पहाड़ों से टकराता है और टकरा के वापस आ जाता है उसी रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, टाइम कैलकुलेट कर लेता है, स्पीड ऑफ सोनार उसको पता होती है, और बेस्ड ऑन दैट ये क्या कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। तो ये टेक्निक यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, अंडरग्राउंड कोई अगर चीज है, ठीक है, अंडर वाटर में कोई ऑब्स्टिकल है, पहाड़ है, पर्वत है, या कि जैसे मान लो आपने सुना होगा कि आजकल मरीन में क्या होता है कि जैसे लड़ाई होती है, नेवी वगैरह की लड़ाई होती है, तो लोग क्या करते हैं, अंडर वाटर माइंस बिछा देते हैं। अंडर वाटर माइंस क्या होती है, जैसे शिप जाता है तो उससे टकरा जाए और शिप क्या हो, एकदम खत्म हो जाए, है ना। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द चीजें क्या काम करती है, वहां पे काम करती है सोनार की टेक्निक, ठीक है। फिर एरोप्लेन स्पेस, एरोप्लेन को कैसे पता करते हैं स्पेस में? सर रडार से। बिल्कुल बिल्कुल रडार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे रडार होता है, तो रडार क्या काम करता है, रडार ये बताता है कि कौन सी एरोप्लेन की पोजीशन क्या है, जिससे, और उसमें आपने देखा होगा उसमें लेबल्स बने होते हैं, ठीक है, लेबल्स बने होते हैं, ऐसे लेबल बने होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2 जहाज जा रही हैं, तो एक जहाज किस यहाँ, हाँ जी क्या बोल रहे हो? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बच्चा आप ठीक है थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी, तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी चेक करने हैं ना, इसलिए फिर ठीक है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, फिर मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो पोजीशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस कैसे पता करते हैं, हम रडार की टेक्निक यूज करते हैं, और रडार में हमें यह पता चल जाता है कि कौन प्लेन इतना दूर है। और आपने सुना होगा कि जैसे इंडिया और चाइना, मतलब इंडिया और पाकिस्तान जब आपस में लड़ने वाले थे, तो वो लोग क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं कि कौन से किसका जहाज हमारे एयर स्पेस में आ रहा है। अगर वो परमिशन लेके आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दी कि भाई तू अंदर आ जा, ठीक है, तो वो तो फिर अलाउड होता है कि तुम अंदर आ जाओ। लेकिन अगर कोई प्लेन है और इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि नहीं भाई ये प्लेन अंदर घुस रहा है बट विदाउट परमिशन आ रहा है, तो क्या होता है कि हर एक कंट्री के पास ये ऑथोराइजेशन होता है, उसके पास ये राइट्स होते हैं कि उस प्लेन को वो चाहे तो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सब चीजें कहां से पता चलती है, रडार से पता चलती है, रडार से, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। फिर गिव एग्जांपल ऑफ डायमेंशन कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट।
ठीक है, कुछ आपको बताना है जिसके पास जो हो, जिनके पास कोई ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है जो क्या हो, डायमेंशन हो उनके पास, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, इसकी डायमेंशन होती है, समझ गए? डायमेंशन कांस्टेंट जैसे जी की वैल्यू होती है, अभी मैंने क्या बोला, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय राइट एम इंटू एम मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, तो मतलब इसकी एक यूनिट है ना। तो जो भी इसका एम को तोड़ लोगे तो उसके बाद वो कर लोगे तो इसकी ये एक यूनिट आती है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इसका नाम है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कोई ऐसा कांस्टेंट बता सकते हो जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ नंबर होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। नहीं, एवोगैड्रो, ये बिल्कुल सही बात है, एवोगैड्रो नंबर एक वो हो सकता है, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर क्या, टेम्परेचर सर। नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट टेम्परेचर का केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है ना। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट नंबर लाइन। ये कौन सा कांस्टेंट आ गया भाई, कौन सी स्कूल में पढ़ते तुम? नहीं सर, पाई होगा इसका। हाँ पाई हो सकता है, पाई की वैल्यू 22/7 यस सर। है ना। साइन थीटा वगैरह ले लो, साइन थीटा वगैरह है, ये सभी डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो है। एंगल्स आपने बोला, सॉलिड एंगल, ये सब कुछ ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन थे जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो 6 बहुत क्या है, 2 नंबर का है। एक वर्नियर स्केल है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, 50 मिनट यार, इसके पास 50 डिवीजन है, इट हैज 50 डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिवीजन, और एक जो है ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मिनिमम इनएक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। इनएक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मतलब होता है, इसमें लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, किसी को याद है क्या? वर्नियर कैलिपर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? नो सर। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये सिर्फ आपके एग्जाम के लायक नहीं है, ये क्वेश्चन तो नीट वगैरह में भी आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है लीस्ट काउंट। कोई मुझे बताया क्या लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? यस सर, स्केल का सबसे छोटा पार्ट 0.01। 0.01। देखो रट्टा नहीं मारता है, तुम बता दो, तुम रट्टा मार के आए हो, ये क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे एग्जाम में, मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ। देखो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे मैं कितनी सबसे छोटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। बात समझ में आई? अगर जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उससे मैं सबसे मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकता हूं, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी नॉर्मल स्केल होती है, तो आप उससे सबसे छोटी वैल्यू कितनी रीडिंग ले सकते हो? 1 mm, राइट? 1 mm ले सकते हो, तो उसे कहते हैं। लेकिन वर्नियर स्केल के केस में हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है कि इसका लीस्ट काउंट को मैं जल्दी से फॉर्मूला बता देता हूं, अभी मैं पूरी पीएचडी नहीं बताऊंगा, सिंपल से बता रहा हूं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है कि जो मेन स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बात समझ में आई क्या? एक मेन स्केल डिवीजन, आपने वर्नियर कैलिपर सबने सुना है कि देखा है, ये सब देखा है क्या? यस सर। यस सर, सर, यस सर। यस सर। है ना। तो वर्नियर स्केल डिवीजन में मैं आपको, यूज भी किया है। हाँ यूज भी किया होगा, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने जो यूज किया उसका मैं आपकी कहानी बताता हूँ। तो होता क्या है, यहाँ देखा है, क्या बात है, क्या देखा है हमें बता दो। वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा वर्नियर कैलिपर देखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो और कुछ मत देना, ठीक है? चलो स्क्रू गेज भी देख लेना यार, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। चलो तो लेट्स सी। ठीक है, देखो वर्नियर स्केल होता है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आपको प्रैक्टिकल में दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में वो घिसा पिटा होगा जिसमें थोड़े से कोरोजन हो रखे होंगे, ठीक है, कुछ आयरन के टुकड़े लगे होंगे, ठीक है, सरकार इतना दे रही बहुत है। चलो देखो तो देखो नॉर्मल वर्नियर स्केल में क्या होता है, ये आपके पास होती है मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल क्या होती है, सिंपल सी होती है भाई, जो तुम नॉर्मल घर में यूज करते हो वही मेन स्केल को हम बोल देते हैं, ठीक है, उसी तरह की रीडिंग होती है। तो मैं मान लेता हूँ ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर 10 काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, देखना कितने ज्यादा ना हो जाए, 11 ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 डिवीजन हो गए। अगले वाले को मैं बेचारे को हटा देता हूँ। तो आप देखिएगा ध्यान से क्या होता है, कहानी क्या हो रही है। तो ये हो गया 1। और जो आपका वर्नियर स्केल होता है बच्चा पार्टी, वो क्या होता है देखिए, वर्नियर स्केल में क्या होते हैं कि जो मेन स्केल के 9 डिवीजन होते हैं वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये 0 है और यहां से चलता है 10, तो यहाँ पे ऐसा मान लो कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो होता क्या है अगर आप देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन स्केल के 9 डिवीजन जो होते हैं वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर होते हैं। तो देखते चलना, जो मैं पूछूंगा उसको बताते चलना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जो 10 डिवीजन है, ठीक है, 10 डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 9 डिवीजन होते हैं क्या भाई, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये चीज समझ में आई सबको कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. समझ में आया। तो आ गई ना सबको कि Yes, 10 sir. जो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर Yes, होता sir. है वो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होता है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता सर हूँ, फिर से बता। देखो भाई सुनो, ये ऊपर वाली हो गई भाई, ये जो व्हाइट वाली है ये आपकी मेन स्केल, और ये हो गई आपकी वर्नियर स्केल जो आप अपने लेबोरेटरी में यूज करते हो। होता क्या है उसमें, रीडिंग कैसे लिखी होती है कि 0 से लेके 9 तक, ठीक है, मेन स्केल में 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 कॉलम बने होते हैं, छोटे छोटे, आपने देखे होंगे 1 mm के टुकड़े बने होते हैं। और वर्नियर कैलिपर को जब आप एडजस्ट करते हो तो होता क्या है कि जो मेन स्केल के 9 डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से मैच करते हैं। क्लियर है? इतनी पार्ट समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो Yes, उसके हाँ बेस, सर। है ना, उसके बेस में हम एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेस में हम एक रीडिंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, कि हम बोल सकते हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक की जो भी डिस्टेंस है उसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं कि जो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर है, मतलब 10 काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, वो 9 काउंट ऑफ मेन स्केल के बराबर है। ये चीज सबको समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होगा? बोल सकता हूं क्या? हाँ सर। है ना, Yes, sir. बोल Yes, सकते हैं sir. क्या? और ये बताओ मुझे, एक डिवीजन, सुनना ध्यान से, एक डिवीजन मेन स्केल का कितना होता है? एक डिवीजन मेन स्केल का कितना होता है? क्या ये 1 mm होता है? क्या 1 क्या ये mm. 1 mm यस सर। होता है? तो Yes, क्या sir. मैं बोल सकता हूं कि एक डिवीजन जो है वर्नियर कैलिपर का वो हो जाएगा 9/10 इंटू 1 mm। क्योंकि देखो 9 डिवीजन मतलब मैं सिंपल से बोलूं कि 9 डिवीजन बोलने से अच्छा मैं बोल सकता हूं कि 9 mm के बराबर है, लेकिन मैं डिवीजन यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं? उसका रीजन इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने स्केल लिया है अभी वो 1 mm की है, लेकिन मान लो एक बंदा मेरे से पढ़ के गया और बोला कि नहीं अब मैं खुद की स्केल बनाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है भाई, बहुत लोग ऐसे कर चुके हैं, ठीक है। तो बोलते नहीं, मैं क्या करूंगा, एक स्केल की मैं 1 mm लूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा सर मैं एक काम करता हूं, मैं क्यों ना 1 mm की जगह में 0.5 mm ले लूं, और क्यों ना मेरे मेन स्केल में आप 1 mm क्यों ले रहे हो, मैं ऐसी स्केल बना सकता हूं जिसमें हो सकता है कि 2 mm की मिनिमम रीडिंग हो। तो कुछ भी हो सकता है, राइट, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्या बन जाए वी डोंट नो। तो यहां पे आपको याद रखना, ये प्रोसेस याद रखना है। देखो, तो 9/10 इंटू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना होता है? 1 mm होता है उस वाले 1 में mm. जो आप लेबोरेटरी में करते हो। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर हो जाएगा 0.9 इंटू 1। यस सब समझ Yes, आई? sir. सर आवाज नहीं आई। हाँ ठीक सर। है। अरे भाई तो 9/10 हो गया, मतलब 0.9 अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.9 इंटू 1 mm। 1 mm क्या है? मेन स्केल का एक डिवीजन है। क्लियर है? तो मैं Yes, बोल एक सकता हूँ कि division 1 स्केल जो वर्नियर कैलिपर का एक डिवीजन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0.9 mm हो जाएगी, अगर 0.9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो। ये चीज समझ में आई सबको? जी सर। Yes, sir. ठीक है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो रहा है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया कि एक मेन स्केल की जो वैल्यू माइनस एक वर्नियर स्केल की वैल्यू,
और भाई उस केस में क्या होता है, जो आपने लेबोरेटरी में करते हो उसमें मेन स्केल की एक रीडिंग कितनी होती है, क्या ये 1 mm के बराबर होती है? यस और नो? यस सर। उसके मेन स्केल की रीडिंग होती है 1 mm, और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होती है? वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई भाई 0.9 mm, अभी अभी हमने निकाला है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो अगर इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे Yes, तो sir. 0.1 mm आ जाएगा। यस और नो? और ये Yes, लीस्ट sir. काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है। आप यस बोलो सर क्यों करा माइनस? सर कौन सा चैप्टर? ये फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें लीस्ट काउंट पता करना है तो सबसे पहले तुम एक स्केल का, मेन स्केल का एक डिवीजन निकालो, उसमें से माइनस कर दो वर्नियर स्केल की एक डिवीजन से, ठीक है? ओके सर। सर ये कौन सा चैप्टर? तो दैट इज व्हाई। हाँ जी बच्चा, सर कौन सा चैप्टर है ये? यूनिट एंड डायमेंशन है। आप कौन सी क्लास में हो? सर 11th। 11th में हो। कितने चैप्टर कर लिए आपने? सर अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। तो उसके पहले ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा बच्चा? या नहीं करा पहले सर, वो वाले कर रहे हैं। मतलब मास्टर कुछ ज्यादा ही है आपका, है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लो ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आएगी, ठीक है? ये मैं आपको कहानी समझ में आई क्या, ये वाली जो मैंने सिखाई अभी अभी? Yes, sir. यस सर। अब आते हैं जी, क्वेश्चन सर। पे, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन को समझो। एक वर्नियर स्केल है जो क्या कर रहा है, उसके पास उसके 50 डिवीजन, सुनना, वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं 49 मेन स्केल के डिवीजन से। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मेन फॉर्मूला यहाँ मुझे लिखना है, लेकिन मैं अब पूरी स्टोरी लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि जो 50 काउंट है, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर है, वो मैच कर रहा है 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यस और नो? Main सबको scale. समझ में आई कि नहीं, है ना? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा, 49/50 हो जाएगा क्या? 49 यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब ये हाँ देखते हैं सर, इसके बाद हाँ जी, सर। इसके बाद अगली स्टेप क्या होती है कि अब हम देखते हैं मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है एक्चुअली। तो क्वेश्चन दे रखा है कि मेन स्केल की सर एक, 0.5 वेरी mm। गुड। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि एक डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.5 mm। ये चीज सबको समझ में आई कि Yes, नहीं sir. आई? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। यस सर। है ना? अब उसके बाद चलते हैं, आपसे पूछा है कि बताओ मिनिमम इनएक्यूरेसी। मिनिमम इनएक्यूरेसी पूछे, लीस्ट काउंट पूछे, बोथ आर द सेम थिंग। तो देखो, मिनिमम लीस्ट काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन हमने देख लिया कितना होता है, मेन स्केल डिवीजन हमको दे रखा है 0.5 mm होता है। तो मैं अब लिखता हूं, देखना ध्यान से। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, ये है यहाँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये चीज हो जाएगी 0.5 mm माइनस 49/50 इंटू 0.5 mm। ये चीज सबको Yes, समझ में sir. आई कि नहीं आई? मल्टीप्लाई करते नहीं बैठा हूँ, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं करते बैठा हूँ कि इसको डिवाइड करूँ, ये यस सर। है ना, वो बहुत टाइम लग जाएगा। नो सर। तो अब आगे देखिए क्या करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से 0.5 mm को दोनों से कॉमन ले लूं, तो क्या मैं इसे 1 माइनस 49/50 लिख सकता हूँ क्या? यस है ना, Yes, sir. सिंपल सी मैथ है। तो इस चीज को बच्चा मैं लिख लूं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 0.5 mm इंटू 1/50। ये चीज सबको समझ में आ गई क्या? यस है सर। ना? Yes, sir. इसको Yes, तुम sir. डिवाइड कर लो, तो देखो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। सर 0.01 वेरी गुड, 0.01 mm आ जाएगी इसका लीस्ट mm। काउंट या की इनएक्यूरेसी। Inaccurate. यस तो सर। इस तरह के क्वेश्चन करना है, तो आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके नीट एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में ही भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपको 10 ही दे, ठीक है, 50 भी दे सकता है। कोई ऐसा वर्नियर स्केल पर हो सकता है जिसके मेन स्केल में 200 डिवीजन हो सकते हैं और Yes, वर्नियर sir. स्केल में 250 डिवीजन हो सकते हैं। तो हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए निकालने की। अगर प्रोसेस याद रहेगी तो आप क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तुम कर ही लोगे। क्लियर ये पार्ट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो यस सर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन, हाँ जी, ये देखते चलना, ठीक है? आप देख लेना और इसको नोट डाउन करते चलना बाद में, ठीक है? अभी नोट डाउन करने का टाइम नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमें 1 घंटे में बहुत हर चीज कवर करनी, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने, जिस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सके, ठीक है? चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय
of object moving with speed v is this value. आपसे पूछा है कि डायमेंशन ऑफ इसका निकालो k की बताओ. डायमेंशन ऑफ k की बता सकते हो क्या? यस सर. कैसे निकालेंगे? अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए यस सर. तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सिंपल से बहुत आसान है. देखो फोर्स इक्वल टू k इंटू वी स्क्वायर दे रखा है. आपसे पूछा बताओ k की यूनिट क्या होगी, तो k अब f अपॉन वी स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? हाँ सर. फोर्स को हम कैसे तोड़ेंगे? फोर्स को हमें पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा. यस. इसको मैं फर्दर तोड़ना चाहूं तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं क्या, m अपॉन वी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं क्या, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो एक वेलोसिटी ने एक वेलोसिटी को तो खा लिया भाई, समझ रहे हो? यस सर. k की यूनिट हो गई m अपॉन v इनटू t. ये चीज समझ में आई कि नहीं? सर. और अगर मैं फिर से क्या, अगर मैं क्या करूं, वेलोसिटी को तोड़ूं, तो वेलोसिटी को देखो क्या लिख सकता हूं, m अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम इनटू यस सर. तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो भाई k की यूनिट क्या बची? k की यूनिट बची m अपॉन d. यस और नो? यस सर. यस सर. है ना? t से t कैंसिल हो जाएगा, तो भाई सर ml माइनस तो 1. इसकी यूनिट हो गया आपकी मीटर माइनस 1 kg, और अगर m के फॉर्म में लिखना है तो m1 l माइनस 1 t0. यस सर. है ना? यस सर. सिंपल फॉर्म में तोड़ लो. क्लियर है ये वो चीजें? यस सर. यस सर. m के फॉर्म में लिखने का तरीका कैसा है? देखो m का मतलब है अगर किलोग्राम के, देखो kg किसकी यूनिट होती है? मास यूनिट मास होती है. की. तो अगर kg के ऊपर मान लो तुम्हें 5 लिखे हुए हैं, तो ऐसा समझ लो कि इसमें मास जो है, m जो है मास है, वो 5 बार इन्वॉल्व हुआ है. ठीक है? यस सर. और अगर लेंथ यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. तो अगर मान लो किसी डायमेंशन में मीटर आ रहा है, तो मीटर की फॉर्मूला मान लो आ गया m की पावर -4. तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे मीटर है, मतलब लेंथ कैलकुलेट हो रही है. लेंथ कहीं ना कहीं मतलब किसी फॉर्म में लेंथ आ रही होगी. जैसे लेंथ हम क्या मान सकते हैं? हाइट की यूनिट भी मीटर होती है, डेप्थ की यूनिट भी मीटर होती है, ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है. तो ऐसे समझ लो कि मोटा माटी लेंथ वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है. अंडरस्टूड? तो वहां पे हम लेंथ को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई लेंथ जो है वो 4 बार होती है. देखो ये यूज, ठीक है, ये कहाँ काम आती है मैं आपको बताता हूँ. देखो ये जो चीज है ना, ये आइडिया देती है कि लेंथ या कि जो कोई भी फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई फॉर्मूला दे दिया कि लेट्स सपोज a इक्वल टू बोला m की पावर 2 l की पावर 4 और t की पावर -2. तो ये तुम्हें आइडिया दे रहा है, ये तुम्हें एक्चुअल रीडिंग नहीं देता. ठीक है? इससे तुम कई चीजें निकाल सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं तो m का मतलब मास होता है, और मास को तो हम किलोग्राम में ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं. लेकिन ये तुम्हें सिर्फ आइडिया ये देता है कि भाई ये जो क्वांटिटी है, जो एक क्वांटिटी है, मास पर डिपेंडेंट है. ठीक है? और मास पर डिपेंडेंट है, और मास की स्क्वायर टाइम पे डिपेंडेंट. अंडरस्टूड? स्क्वायर टाइम पे डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर हमें -2 पे डिपेंडेंट है. जैसे इस केस में अगर तुमने ये क्या किया, k की यूनिट निकाली और यहाँ पे t की पावर 0 आ गया, इससे तुम क्या निकालोगे? इससे तुम्हें ये नहीं पता चलेगी कि इसकी यूनिट क्या होगी, बट इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो k वाली यूनिट है ना, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है. मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ k निकालने के लिए, तो मुझे टाइम लेना ही नहीं पड़ेगा. समझ लो? टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो तुम अपनी एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो रीडिंग लोगे वो मास और लेंथ पे फोकस करोगे. जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं टाइम पे हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा. तो ये बेसिकली जो एमएलटी होता है, दैट गिव अस आइडिया, ठीक है, कि किन कौन सी वैल्यू पे मैटर कर रहा है. क्लियर है ये पार्ट सबको? यस सर. बोलो बच्चा पार्टी. यस सर. यस सर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. इसकी लिमिटेशन क्या होती है भाई? क्या चीज है कि जो हम कर सकते हैं, क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. देखो डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशन, मतलब इसकी देखो बेनिफिट तो बहुत सारे हो गए कि हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये कौन कौन से वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना. लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इस चीज से हम क्या नहीं निकाल सके? दैट इज द क्वेश्चन. सर एक्चुअल फॉर्मूला नहीं निकाल सके. नहीं, किसने बोला नहीं निकाल सकते? तुम पहुंच सकते हो फॉर्मूला तक, ठीक है. सर बिल्कुल करेक्ट नहीं निकाल सकते. हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं निकाल सकते.
हाँ प्रोपोर्शनलिटी हाँ। कांस्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल Trigonometry बिल्कुल। निकाल सकते हैं। हाँ तुम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पता कर सकते भाई किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना। तुम ये चीज नहीं बता सकते कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, मोटा माटी तुम्हें ये चीज पता चल जाएगी कि किन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना। तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में आइडिया नहीं लग पाएगा, कांस्टेंट नहीं पता चल जाएगा पाएगा, पाई कहाँ पे डिपेंडेंट है कि किसी फॉर्मूला में फॉर एग्जांपल पाई है, पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो हो सकता है तुम ये भूल जाओ कि पाई के इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा, यू विल नॉट एबल टू टेल। जो ग्रेविटेशन, सर ये भी पता नहीं लगेगा कि वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं वेक्टर स्केलर भी, ये हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये लिमिटेशंस होती हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला अगर मैं बोलूं तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो डायमेंशन कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डायमेंशन कांस्टेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें आइडिया नहीं लगता है, ठीक है, ये दैट इज अ ड्रॉबैक, वी विल नॉट एबल टू टेल अबाउट डायमेंशन कांस्टेंट। दूसरा, आपने जैसे बोला कि साइन थीटा के बारे में मुझे नहीं पता चलेगा सर, टेन थीटा के बारे में नहीं पता चलेगा, ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी, राइट, ठीक है। साइन थीटा टेन थीटा के बारे में वी कैन नॉट फाइंड, वी कैन फाइंड, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, जैसे लिमिटेशन आपको बोला है 2 मार्क्स में है, तो आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट तो मिनिमम लिख के आना है एग्जाम में, जिससे आपको नंबर मिल पाए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, प्रॉपरली लिखना है कि वी कैन नॉट फाइंड, वी विल नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन कांस्टेंट्स, कि वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जी, हम जी की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं यूजिंग सिंपल पेंडुलम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड आर रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये चीज पता है कि जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इसके लेंथ पे और इसके टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रही है। Yes, sir. The error in measurement of which quantity will have a larger effect on the value of g thus obtained, and what is done to minimize this error? कैसे करोगे भाई क्वेश्चन? सर सेकंड एप्लीकेशन से। चलो डायमेंशन period- एप्लीकेशन। देखो जी की वैल्यू जो है, जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि जी कैसे निकालते हैं, तो मैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो ये होता है 2 पाई एल अपॉन जी के बराबर होता है, ठीक है, एल अपॉन जी, ये जी एल अपॉन जी के बराबर होता है। तो अगर इसमें तोड़ू थोड़ा सा, अगर मैं स्क्वायर रूट को हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी, अगर मैं रूट को हटाना चाहूँ तो, राइट, यस, ठीक है। अब यस सर। अब अगर मैं जी की वैल्यू लिखूं तो जी की वैल्यू देखो कैसे लिखूंगा मैं, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, यही होगा, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपसे क्या बोला, देखो अब हमने फॉर्मूला बता दिया कि भाई मेजरमेंट ऑफ जी जो है वो डिपेंड करता है लेंथ और टाइम पीरियड पे, तो हमने निकाल लिया कि भाई लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ विच क्वांटिटी विल हैव लार्ज इफेक्ट ऑन जी, ठीक है। तो मतलब एरर देखो इस क्वांटिटी में तो एरर आ नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, 10 तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा। एरर किस में आ सकती है, लेंथ, आप हो सकता है जब लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो वो हो सकती है कि तुमने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट करते टाइम उसकी लेंथ एक्चुअल थी और 10 सेंटीमीटर, पर तुमने कैलकुलेट कर लिया 10.5 सेंटीमीटर या कि 10.2 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया। टाइम पीरियड कैलकुलेट करते टाइम तुमसे गलती हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा कि पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑक्सीडेट कर रही थी, तो एक ऑक्सीडेशन में 2 सेकंड लग रहे थे और दूसरे वाले में हो सकता है 1 पॉइंट, हो सकता है 1.9 लग रहा हो, बट हमारे घड़ी में तो भाई वो क्या कर रहा है, 1.9 सेकंड दे ही नहीं रहा है ना। तो वहां भी एरर हो सकती है। एरर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, उसी को हम एरर बोलते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि जी के केस में ये बताओ कि एल की वैल्यू में दिक्कत होगी कि टी की वैल्यू में दिक्कत होगी, और कौन सी दिक्कत ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्यों भाई? डायरेक्टली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एल के केस में तुमने एरर बढ़ा दी, समझ रहे हो, एल के केस में तुमने क्या किया, एरर को बढ़ा दिया, तो ये जी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा डेविएट कर जाएगी। अंडरस्टूड?
और जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम के केस में तुम एरर को बढ़ाओगे ना, तो ये जी की वैल्यू, अगर मान लो तुमने बढ़ा दिया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जो हो सकता है जाएगी। जो आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे दे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। तो इसको याद रखना कि जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी वो क्या कर सकती हैं, वो हो सकता है आपकी एरर को बढ़ा दे। तो इनको रीडिंग लेते टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्लियर है ये सब चीजें? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलो क्वेश्चन देखो, क्या होती है, आपने पैरेलैक्स मेथड सुना है कभी? यस सर। सर क्या होता है? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या सुना है इसके बारे में? It help to measure a large distance, like a planet, moon, etc. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेवनली बॉडी को देखो पैरेलैक्स मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पैरेलैक्स जैसे नाम सुनना ही दे रहा है, ठीक है। पैरेलैक्स मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पैरेलल रेस का। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ स्टार है, स्टार और यहाँ तुम्हारी अर्थ है। अब स्टार तो भाई ऑलरेडी तुमने पढ़ा है कि स्टार तो बिलियंस ऑफ किलोमीटर हमसे दूर है, बहुत दूर है। सर जी माइक्रो को नापने के लिए। हाँ जी, देखिए देखिए देखिए। तो अगर क्या हो रहा है कि पैरेलैक्स मेथड में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस कैसे यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि ऑलरेडी जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं और ये हमारी अर्थ हो गई। तो जो हमें लाइट है, ठीक है, हमें लाइट चाहिए वहां से आने के लिए। तो जो लाइट आती है ना, तो देखो क्या होता है, जब लाइट आती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो लाइट आपको क्या है ना, पूरे अर्थ को यहाँ से यहाँ तक मिल सकती है। मतलब इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक आप कैलकुलेट कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन की जो लाइट है ना, जब दिन के टाइम में गिरती है तो कुछ ऐसे गिरती है कि पूरा एक हेमिस्फीयर जो है लाइटेड हो जाता है। यहाँ से आप उसके सॉलिड एंगल निकाल लो और बेस्ड ऑन सॉलिड एंगल आप क्या कर सकते हो, उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन जो स्टार्स होते हैं भाई वो ऑलरेडी बहुत दूर है, और जब वो बहुत दूर होते हैं तो जो उनके लाइट आती है ना, तो जब लाइट आती है ऐसे एक लाइट मान लो ऐसे आ रही है और एक लाइट कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये जो एंगल बनता है ना ये बहुत छोटा बनता है। अंडरस्टूड? ये जो एंगल है वो बहुत छोटा बनता है। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, बोलिए। बोलो 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 बोलो। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड में हम क्या यूज करते हैं, देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टार है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे ये है। तो जैसे ऐसा समझ लो कि यहाँ से रे आ रही है और यहाँ से रे आ रही है, और मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ है, और ये मान लेते हैं इसका डायमीटर, सपोज दिस इज योर डायमीटर। तो अगर ये पैरेलल रे आ रही है और ये पैरेलल रे आ रही है और ये एंगल है, तो हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन दिस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हम क्या कर पाते हैं, लगभग लगभग उनकी वैल्यू ले लेते हैं। समझ गए? लेकिन उसमें हम करते क्या है, हम ये मान लेते हैं, देखो अगर ये दोनों एंगल जो है राइट नाउ आप देखोगे बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्या हो बहुत दूर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है और आपकी अर्थ यहाँ कहीं पे है, तो उस केस में ये जो पैरेलल रे बनती है ना, तो हम उसको पैरेलल रे कंसीडर कर ही नहीं सकते। मतलब हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये एंगल बहुत छोटा बन जाता है। तो अगर मान लो ये डी है और ये डी है और ये मान लो ए है और ये एंगल है, तो आपने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कि एंगल के केस में अगर ये मान लो थीटा है, ये लीनियर डिस्टेंस एस बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, तो एस इक्वल टू आर इंटू थीटा पढ़ा है क्या आप सबने? थीटा Yes, sir. है ना? तो उस केस में हम क्या मान लेते हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो उस केस में हम अप्रोक्सीमेटली एंगल को जो है बहुत छोटा करके अप्रोक्सीमेटली हम बोल देते हैं कि भाई ये जो डी की वैल्यू है वही एक दूसरे के बराबर होगी, और ऐसे रिलेशन ले लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए जो इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी क्या बोलते हैं, ये वैल्यू जो होगी ए की वैल्यू होगी वो डी इंटू अल्फा के बराबर होगी। अंडरस्टूड? तो ए तुम्हें पता रहता है, ए तुम्हें पता होता है कि ए की वैल्यू कितनी। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का डायमीटर, तो अर्थ का डायमीटर आपको पता होगा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, डी की वैल्यू निकाल लोगे, अल्फा आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बन रहा है। यहाँ से आप नोटिस कर लो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना अल्फा बन रहा है। आप अल्फा निकाल लो और अल्फा को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो ये पैरेलैक्स मेथड में करते हैं कि जब कोई स्टार बहुत दूर है
तो देखो सिंपल सी बात है, वहां पे पर राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रेज जो आ रही है वो एकदम माइन्यूट होते हुए आती हैं, और हमें हमेशा जहां भी मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके एंगल निकाल पाते हैं, भाई ये कितना एंगल बना रही होगी। ठीक है सर बोलो बच्चा। सर जैसे कि सर जी कि कोई सा रेस अगर बाहर से आ रहा है अर्थ के, तो सर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करता है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है ना रिफ्रैक्शन की हाँ वजह जी से। हाँ जी हाँ जी, रिफ्रैक्शन क्विज है। तो सर जी इसमें ये मतलब वो नहीं होगा कि कोई चीज कोई सा रेस अलग एंगल से आ रही है और हमको अलग एंगल पे दिखाई देगी। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपका आंसर सही है, बट सिंपल सी बात क्या है ना कि ये जो वैल्यूज हम निकालते हैं ना, हम एग्जैक्ट वैल्यू तो बिल्कुल भी पहुंच ही नहीं सकते, समझ रहे हो? ठीक है, बट हम ये मानते हैं कि भले ही देखो, अगर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, लास्ट 10th में पढ़ा होगा कि जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है उस वजह से ट्विंकलिंग होती है और स्टार इधर उधर घूमते घामते दिखते हैं हमको, और जो सन है उसकी वेवलेंथ की वजह से हमें सन जो है सुबह शाम रेड दिखता है, बाकी दिन में नॉर्मल दिखता है। ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है, राइट? यस सर। तो होता क्या है कि सिंस ऑलरेडी स्टार्स बहुत दूर है और हमारे पास कोई जो ऑलरेडी जो लाइट हम तक पहुंचती है वो ऑलरेडी बहुत मिनिमम है, तो अगर ऊपर से हम ये इफेक्ट भी कंसीडर कर लें कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी रोल प्ले कर रहा है, तो अगर आप देखो उस केस में जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उसकी डिस्टेंस के बारे में सोच के देखो, ठीक है, वो लगभग ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, और एटमॉस्फेयर की विड्थ कितनी है? एटमॉस्फेयर अगर आप देखोगे तो अगर उसकी कंपैरिजन में देखो तो मुश्किल से कितना होगा, 30-40 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर होता है हमारा, ठीक है, मैक्सिमम, और वो हमसे कितना दूर है भाई? करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो जो भी रेज आ रही हैं तो हम उस केस में एटमॉस्फेयर के कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज और मैं बताता हूं, भले एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, भले एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, लाइट बेंड होती है, बट लाइट इतना भी ज्यादा बेंड नहीं होती है कि मान लो वहां से चली और 60 डिग्री पे बेंड हो जाए। अंडरस्टैंड? थोड़ी बहुत बेंडिंग होती है। आप देखोगे अगर आप माइक्रो लेवल पे जाके सोचो ना, तो जो रेज आती हैं एक्चुअल स्टार से, उसकी पोजीशन मुश्किल से 2 या 4 डिग्री चेंज होती है, समझ रहे हो? 2-4 डिग्री चेंज होती है, लेकिन वो क्या होता है, डिस्टेंस पे मैटर करते हैं। अगर डिस्टेंस हमारी छोटी है तो वो थोड़ा सा बेंडिंग ज्यादा होती है। क्लियर है? यस सर। अब आगे चलते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग यूनिट्स। लाइट ईयर को बता दो, पार्सेक को बता दो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर आपको पता है, लाइट ईयर क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय लाइट इन 1 ईयर। सर लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन लगभग अ ईयर। लगभग बराबर है लाइट के 1 साल में कवर करने के बराबर। बिल्कुल जो बिल्कुल लाइट 1 बिल्कुल साल में कवर कर दी है। बिल्कुल। तो कैसे निकालोगे इसको, तुम आप बोल सकते? 1 सेकंड यार, 1 सेकंड दो मुझे। यहाँ बच्चा पट, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर बाकी की जो चीजें हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है? ओके तो अभी ओके सर। सर जी, हाँ हाँ सर सर टाइमिंग चेंज हो सकती है सर?